नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीए ने 26 मई 2014 में काम करना शुरू किया। इन 8 सालों में देश हो या विदेश, मोदी वाकई भरोसे और विकास के ब्रांड बन गए। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो वाकई खास रहे। उन्होंने देश को अपने तरीके से जागृत किया और एक नया आत्मविश्वास भी दिया। इसी पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, आपका न्यूज 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। सबसे पहले बताइए, ऐसी कौन सी योजनाएं रही जिन्होंने देश की तस्वीर आपके हिसाब से बदली है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से बधाई। देश की जनता को और बधाई कि उन्हें 2 मौके दिए, जिसके कारण 8 साल ये पूरे हुए। लेकिन जब मैं कोई बड़ा फर्क देखता हूं तो ये देखता हूं कि 2014 के पहले, परिणाम आने के कुछ महीने पहले, देश की राजनीति में राजनेताओं के प्रति, राजनीतिक पार्टियों के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, खुद के प्रति जो सोच था आम आदमी का, वो बिहेवियर चेंज इन 8 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। उस समय नेताओं के प्रति वितृष्णा थी, राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं था, अर्थव्यवस्था ठीक होगी इसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि आदमी को लगता था कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक था। लेकिन अगर मैं ये 8 वर्ष देखता हूं तो उन 8 वर्षों में जो सबसे बड़ी सफलता है वो बिहेवियर चेंज की है। और बिहेवियर चेंज का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है स्वच्छता का उदाहरण। दुनिया ने कहा था कि 2030 तक अगर भारत खुले शौच से मुक्त हो जाएगा तो जो उसकी बड़ी सफलता होगी। लेकिन इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके तौर तरीकों के कारण 12 वर्ष पहले वो लक्ष्य प्राप्त किया। मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जिस पर कभी कोई बहुत आसानी से विश्वास नहीं कर सकता था। दूसरी बात होती है कि रोजमर्रा की चीजों पर राजनीतिक जनप्रतिनिधियों या नेताओं के सामने या अधिकारियों के सामने जरूरतमंद गड़गड़ाया करता था, बिना मांगे उसे नहीं मिलता था। लगभग ये एक कार्यशैली थी राजनीति की या सत्ता की। इस कार्यशैली में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घर घर बिजली की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो। मुझे लगता है कि जो आम जरूरत की चीजें हैं वो उसको कैसे मिले। फिर कोरोना आ गया। कोरोना की महामारी ने तो हमको दुनिया में, जो हम मानते थे कि भारत विश्वगुरु के पद पर बैठेगा, इस परिस्थिति में हमको स्वाभाविक लाकर खड़ा कर दिया। एक समय हम वैक्सीन का आयात करते थे इतनी बड़ी आबादी में, लेकिन मैं वैज्ञानिकों को और सरकार के मुखिया को इस बात के लिए जरूर बधाई दूंगा कि अगर वैक्सीन ना बनी होती तो हमारे देश का बजट ही बिगड़ गया होता। और मुझे लगता है कि वैक्सीन बनी, वैक्सीनेशन हुआ और दुनिया में वो मुकाम हमने हासिल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो तीसरी बड़ी बात मुझे लगती है वो ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत की मूल अवधारणा विचार की यही है। चाहे मेरी पार्टी हो या देश का कोई भद्र व्यक्ति, वो हमेशा मानता है कि हमारा दुनिया एक परिवार है। कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। लेकिन हमने उस परंपरा का भी जिस साहस के साथ हमने प्रगटीकरण किया, हमारे पास दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भी हमने ताकतवर अमेरिका हो या जरूरतमंद ब्राजील हो, 150 देशों को वो दवाइयां दी। जब वैक्सीन, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो गया, हमने वैक्सीन लोगों को दी है। मुझे लगता है ये चीजें दुनिया में कोई दूसरे देश के पास नहीं है वो कह सके कि मैंने दूसरे देश की मदद की है। जब आया कि भाई इतनी बड़ी आबादी है, इतनी परेशानियों में है, 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से ज्यादा समय तक मुफ्त में राशन देना, ये किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति भर से काम नहीं चल सकता। ये दूरदर्शी योजना के बगैर संभव नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 8 वर्ष हैं, इस 8 वर्ष में आप रोड नेटवर्क देखिए, रेल नेटवर्क देखिए, एयर नेटवर्क देखिए, हमारे जो जलमार्ग हैं उनको देख लीजिए, पोर्ट को देख लीजिए, हमारे सुरक्षा के चीज। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने कम समय में इतने बड़ी मात्रा में दुनिया में भारत के मुकाम को इतनी ऊंचाइयां दी हो। उनने आराम कभी नहीं किया। आराम भी उन्हें हवाई जहाज में ही किया।
ये चीजें आकलन की चीजें हैं जो आने वाली पीढ़ी को समझनी पड़ेगी कि कम समय में यदि चीजों को हमें लक्ष्य के साथ पूरा करना तो हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अच्छा उदाहरण है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हम अपने कैन बेतवा प्रोजेक्ट इंटरलिंकिंग की बात अटल जी के समय से चलती रही, लेकिन उसने मूर्त रूप कब लिया, जब प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला और आदरणीय योगी जी और आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और दोनों ने एक इतने बड़े गतिरोध को तोड़ा है। सामान्यतः दो राज्यों की महत्वाकांक्षाएं कभी भी इंटरलिंकिंग रिवर सिस्टम को पूरा नहीं होने देती है और उससे जियोलॉजी भी बदलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सफलताएं भी बड़ी होती है। आज की तारीख में जो मैपिंग है भारत सरकार के पास, जिस मंत्रालय में मैं भी हूं, कि डेफिसिट बेसन से सरप्लस बेसन में पानी डाले बगैर हम आने वाली आबादी के घनत्व को पानी नहीं दे सकते, खेत को पानी नहीं दे सकते। और इस चुनौती को अगर हम से पार पाना चाहते हैं, क्योंकि हम वो देश हैं जो दूसरे पे कब्जा करना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि हमें इन योजनाओं पर बहुत तेजी के साथ काम करना होगा। मैपिंग कर ली गई है, लेकिन राज्यों की सहमति चाहिए और इसलिए मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। और ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के बगैर संभव नहीं था, ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। एक और बात मुझे लगती है जो इन 8 वर्षों की सफलता में मैं देखता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अटल भूजल जैसी योजना चलाकर जमीन के भीतर से पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस जलराशि को कैसे बढ़ाया जाए। आंकड़ा मैं देता हूं, जब अटल जी राज्यसभा में थे 90 के दशक में, तब उनका एक भाषण था कि तीसरा विशुद्ध पीने के पानी के लिए होगा, लेकिन भारत भाग्यशाली देश है कि उसके जमीन के भीतर पानी, पीने वाला पानी बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन आज 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का दोहन किया गया। ये एक दिन में नहीं हो गया, ये बरसों से, दशकों से जो हमारी लालच की परंपरा को इजाफा किया गया उसका परिणाम है। इसलिए मैंने बिहेवियर चेंज से अपनी बात शुरू की थी और अब बिहेवियर चेंज से खत्म कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यदि हमें भूजल को स्थिर रखना, क्योंकि जिस प्रकार से हम दोहन कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम हर घर तक पानी पहुंचाने के बाद 90% से ज्यादा 95% पानी उपयोग करके हम ग्रे वाटर के रूप में फेंकेंगे, एक बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, बड़े आंदोलन की जरूरत है। नदियां हमारी स्वच्छ हों लेकिन समृद्ध भी बनी रहें, वही जलराशि देश के काम में आएगी और इस पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है। उन्होंने डीसिल्टिंग की बात की है, देश में कभी रिलीजियसली किसी बांध की डीसिल्टिंग नहीं हुई। एकमात्र प्रधानमंत्री का कहना है कि अब लगातार वर्षों में बांध हों, तालाब हों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए। अभी फिर एक उन्होंने कार्यक्रम दिया है अमृत सरोवर का, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पुष्कर तालाब की योजना बनाई है। मुझे लगता है कि जल संरक्षण के लिए इससे बेहतर और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता जो आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, 8 वर्ष पूरे हुए हैं, दूसरे चरण का आधे से ज्यादा समय निकला है। 2024 में हम मोदी जी फिर आएंगे और उसके बाद वो 5 वर्ष जो होंगे, इतने वर्षों की, दशकों की जो भीषण गलतियां हैं बहुत सुधर गई हैं, बहुत सुधरना भी बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो देश को याद रखनी होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में संभव है, कि हम सबकी जरूरतें बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, जीवन शैली के कारण हमारी आवश्यकताओं में इतना इजाफा हुआ है, तो ये जमीन का टुकड़ा उतना ही है, संसाधन उतने ही हैं। इसलिए हमें भारतीय परंपरा से मितव्ययता के साथ जीवन जीने की, सादगी से जीवन जीने की जो अपील प्रधानमंत्री करते हैं, वो आने वाले समय में देश के लिए जरूरी है। लेकिन ये 8 वर्ष उनकी यात्रा, ये हम सबका रोड मैप है कि हम अगर करना चाहे नेतृत्व अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति से, तो कितने बड़े काम कर सकता है। ये 8 वर्ष इसके उदाहरण है। कुछ कामों की बड़ी हेडलाइंस भी बनी प्रहलाद जी। पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी, अयोध्या समेत कई बड़े मसलों का हल भी हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दे डर दिखाकर बरसों तक लंबित किए गए और उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बड़ा नुकसान किया है। अगर हम ये बात कहते हैं तो मैं मानता हूं कि मोदी सरकार की, बहुमत की सरकार का अगर कोई फायदा है, या राज्यसभा में बहुमत के बाद जो फैसले करने की और सामर्थ्य बढ़ेगी, उसमें ये चीजें माइलस्टोन है। धारा 370 हम जनसंघ से लेकर हमारे पहले अध्यक्ष का बलिदान कश्मीर में हुआ,
एक एक व्यक्ति पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं, उनके लिए ये गर्व की बात भी है। और जम्मू कश्मीर में जो अत्याचार हुआ है और उसका कल जो एक फैसला आया है कि आतंकवादी को कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे न्यायालय सजा दे सकता है, अन्यथा चालान पेश नहीं होते थे। एक सैनिक अधिकारी का परिवार 32 साल से इंतजार कर रहा था न्याय के लिए। तो ये फर्क है। दूसरी बात लगती है कि ट्रिपल तलाक जैसी बात है, जो इस्लामिक देश हैं उनने उन बातों को सुधार लिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सिर्फ वोट की राजनीति थी, वो मोदी जी ने करके दिखाया। राम जन्मभूमि हो, मथुरा हो और काशी हो, ये कहते ना कि देश की हमारी आत्मा है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन हमसे सवाल पूछे जाते रहे उसका, लेकिन पूरी तरह से एक्सीवेशन हुआ, प्रमाण मिले, उसके बाद न्यायालय ने अपना रास्ता तय किया। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। उसके बाद में अगर मैं ये बात कहता हूं कि जितने भी बड़े फैसले, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, हम पहले लुकिस्ट की बात अटल जी के समय करते थे, अब एक्टिस्ट की बात करते हैं। जितनी भी रेल परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, जितने भी एयर की चीजें हों या उनकी कनेक्टिविटी या वहां के व्यावसायिक हित या उनके रोजगार के तरीके, चाहे आप म्यांमार की तरफ चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला गेटवे ऑफ इंडिया इम्फाल होगा, और इसलिए रेलवे लाइन पहुंच गई है, रोड पहुंच गया है। और इसलिए आज जो शांति स्थापित है नॉर्थ ईस्ट में, कभी कोई कल्पना नहीं करता था। उसको तो टेकन ऐसे लेते थे कि वो तो वोटर हैं, वोट देते रहेंगे और बाकी चलेगा। लेकिन अटल जी ने कहा, मोदी जी ने तो कहा कि बगैर उत्तर पूर्व के देश के किसी वैभव की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार समदर्शी ढंग से उसको फोकस किया गया। जितनी भी हिमालयन स्टेट है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, उन सबको हर योजना में 90-10 का अधिकार है, 90% भारत सरकार खर्च करती है। ये खड़े करने की कोशिश है। ये सीमावर्ती राज्य हैं, बहादुर और सरल लोग हैं, वहां पर उनके पास में प्राकृतिक संपदाएं हैं और उन पर उनके हक होने चाहिए और उनका हित भी होना चाहिए। ये दोनों बातें सरकार ने ध्यान में रखी। और प्रहलाद जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं विपक्ष की भी। राहुल गांधी इस विदेश में गए और विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क दिया। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? गांधी हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनकी अकल को लकवा मार गया है। इनको देश में अगर ये आरोप लगाएंगे या बात कहेंगे तो आम आदमी जवाब देने के लिए तैयार है। किसी नेता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देश के बाहर उनसे कोई जवाब नहीं दे रहा है, उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उनको बोलना है, इसलिए बोलना है। उनके अनेक घटनाएं हो गई हैं, लेकिन जवाब जनता देती है। ये बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी। मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, हमारी इंटीग्रिटी जितनी भी देश के बाहर गई थी, जितनी बड़ी संख्या में मोदी सरकार के बीच में आई हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, इतिहास का हिस्सा है। आपकी चीजें थी, चोरी करके गई थी, लेकिन उसके बाद में वो ससम्मान वापस आ रही है। और प्रधानमंत्री भी उन अवसरों को, और अगर कहीं जाना है तो मैं कहूंगा राहुल गांधी को जरा पुराने किले के म्यूजियम में जाकर देखा हो तो मन को कुछ संतोष मिलेगा। खाली आलोचना करने से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि विवादों को बढ़ाने का काम, उनको टालने का काम ही कांग्रेस ने किया, इसलिए शायद देश का इतना नुकसान हुआ है। और आज ये 8 वर्ष समाधान के हैं, निर्णय के हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसे लोग ये करके खुद का या पार्टी का हित कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि वो विदेश में जाके कैसे चार्ज हो जाते हैं। यहाँ तो वो कभी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि किसी जमीनी कोई प्रश्न पूछ लिया तो 2 मिनट तक जवाब ही नहीं दे पाए, लोग हंसते रहे। तो वो अपने पैरामीटर्स को देखें। मुझे लगता है कि लेकिन देश का मान अगर वो नहीं बढ़ा सकते तो देश का अपमान नहीं करना चाहिए, ये जरूर मैं अपेक्षा करूंगा। आपने कहा कि वो जमीनी मुद्दों पर बात नहीं करते, लेकिन महंगाई का मुद्दा बार बार उठाते हैं। देखिए, विपक्ष महंगाई को लेकर लगातार आप पर निशाना साध रहा है, महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? दुनिया जानती है, दुनिया में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ा है, बाकी जो समस्याएं, आप उस सबके बावजूद भी श्रीलंका जैसे देश को खाद्यान्न दे रहे हैं। यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात बिना मांगे हुई है। इसलिए ये जो कहने वाले लोग हैं, ये कहने के लिए कुछ भी कहते होंगे, विरोध के लिए कहना अलग बात है। लेकिन अगर मोदी जी ने मुफ्त में अनाज दिया तो उन्हें मालूम था कि परिस्थितियां विपरीत हैं, आम आदमी के लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय इकोनॉमी ने जो ऊंचाइयां छुई हैं,
जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी भारतीय वायुसेना चीन को सुपरसीड करके तीसरे स्थान पर पहुंची है। हम चाहे कूटनीतिक दृष्टि से हों, चाहे हम विदेश नीति की दृष्टि से हों, चाहे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो हमारा संकल्प है उसकी दृष्टि से देखें, आज यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में कितनी भीषण परिस्थितियां आई, लेकिन भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को नहीं छोड़ा। आज वही नेपाल जो कल पहले राहुल गांधी नेपाल में जाकर कितनी बातें करते थे, लेकिन आज उसका रवैया देखिए, आज बांग्लादेश का देखिए, आज श्रीलंका का देखिए। पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, चाहे क्वाड की मीटिंग की हम बात करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखना, उन देशों को जो उस देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं उनके हितों की भी चिंता करना। प्रधानमंत्री का कहना सिर्फ इतना नहीं है कि भारत की मजबूती इसलिए जरूरी है कि अगर दुनिया में शांति चाहिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर बराबर विकास चाहिए, तब उसके लिए भारत की मजबूती जरूरी है, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और हमारी चारित्रिक दृष्टि से भी। सामरिक दृष्टि की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जापान दौरे पर आप क्या कहेंगे? चीन को रोकने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? ऐसा संतुलन इसके पहले किसी नेता ने नहीं बनाया। जब अमेरिका ने हमको रूस के बारे में कहा, तब हमने अपनी गुटनिरपेक्षता का और अपनी दोस्ती का, दोनों का ध्यान रखा। आज जब जापान की बैठक में हम क्वाड की मीटिंग में प्रधानमंत्री गए, तो उनने उसी नेतृत्व के साथ, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे नेता के, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया मान रही है, यानी उनको माइनस करके कोई सोचता नहीं है। ये बातें कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएंगी। ईर्ष्या या विरोध का ये मतलब नहीं होता है कि हम भारत के यश को ही नकार दें। मैं पूछता हूं कि कभी किसी उनके प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सम्मानजनक बर्ताव हुआ, या ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के बावजूद भी कभी भी विदेश नीति पर हमारे किसी नेता का सार्वजनिक बयान कभी नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई, ठीक है, ये नियम नहीं हो सकता, लेकिन ये परंपराएं रही हैं जिसकी समझ में राहुल गांधी में नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। अगर विदेश नीति की कड़ी में ही सवाल लूंगा प्रहलाद जी, यूक्रेन को लेकर भारत की विदेश नीति पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? की बातों का उत्तर नहीं होता, इसलिए राहुल गांधी को पहले विदेश नीति आनी चाहिए, तब मुझे लगता है उनकी बात का जवाब देना। कहते हैं ना कि कोई पुस्तक का विमोचन हो और अगर उसको पहुंचाया जाए तो पात्र व्यक्ति के पास समीक्षा के लिए पहुंचाया जाता है। मैं उन्हें पात्र व्यक्ति नहीं मानता कि उन्हें विदेश नीति पर बोलना चाहिए, बल्कि उनको समझाया जरूर है कि उनके नेता क्या सोचते हैं, कि विदेश में जाकर कम से कम देश की महिमा ना बढ़ाएं, तो अपमान ना करें, ये सावधानी भी रख लें, तो अभी शायद भारतीय नागरिक होने के नाते उनका सम्मान करूंगा। शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।